हेलो स्टूडेंट्स, मैं मृदुल धवन बेकन ऑफ होप से। लास्ट वीडियो में हमारी जो बात हुई थी वो बात हुई थी ट्रेड्स के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एसएसबी में कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और वो क्वालिटीज़ अकेली नहीं होती, वो बंच होता है क्वालिटीज़ का। उससे रिलेटेड जो बंच है, उससे रिलेटेड अगर एक क्वालिटी आप अपने अंदर बता रहे हो तो ये मान के चला जाता है कि 2-3 और क्वालिटी आपके अंदर होंगी या आप उनको सीख पाओगे। ठीक है, तो पहले आज हम बात करते हैं कि OLQ या ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती कौन सी हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस, organizing ability, power of expression, social adaptability, cooperation, sense of responsibility, initiative, self-confidence, quick decision making, ability to influence a group, liveliness, determination, courage and stamina। ये 15 क्वालिटीज़ बताते हैं कि एसएसबी में चेक की जाती हैं, लेकिन केवल ये 15 क्वालिटीज़ चेक नहीं होती। बिल्कुल ये मान के मत चलिए कि केवल ये 15 क्वालिटीज़ हैं जो वहाँ पे चेक होती हैं। किसी भी जगह पे अगर हमको एक लीडर की तरह काम करना है, आप एसएसबी भूल जाइए। ठीक है, एसएसबी की जगह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी जगह हो जहाँ पे आपको एक लीडर की तरह काम करना है, कहीं कि आप सीईओ हो या आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो या आप कहीं के डायरेक्टर हो, तो उस वहाँ पर जिन क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उन क्वालिटीज़ के साथ साथ यहाँ पर कुछ और क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से 2 हैं ऑनेस्टी एंड लव टू नेशन। ठीक है, और उसके अलावा आपकी पर्सनालिटी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस हम सब लोग जानते हैं। इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब है कि जब जैसी रिक्वायरमेंट होती है, क्या आप अपनी बुद्धि का उसी तरीके से इस्तेमाल कर पाते हो? कैसे पता करोगे? क्योंकि पढ़ाई के अलावा कुछ और अगर आप करते हो, पढ़ाई के अलावा अगर कुछ और किया है आपने, तो आपको पता होगा कि आपकी बुद्धि किस तरीके से काम करती है। ठीक है, क्योंकि इफ़ेक्टिव होगी अगर इंटेलिजेंस, तभी आपकी रीजनिंग एबिलिटी आएगी। आप ठीक तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से, फैक्चुअल चीज़ों को देखते हुए, सारे एस्पेक्ट्स को समझते हुए, लॉजिकली, एनालिटिकली और उसकी प्रैक्टिकल एबिलिटी, जो आपने सपोज़ कोई प्रॉब्लम है और उसका आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो सोल्यूशन कई तरीके के हो सकते हैं, है ना। तो अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सोल्यूशन आपने निकाला है, क्या वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है? क्या वो लॉजिकली ठीक है? क्या आप में सारे एस्पेक्ट उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हैं और जो आप डिसीजन लेने जा रहे हो उसके जो रिज़ल्ट होंगे, उनको सबको आपने ठीक से चेक कर लिया है? ठीक है, उसके अलावा अगर आपकी इंटेलिजेंस इफ़ेक्टिव है, तभी आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होगी। ठीक है, तभी आप चीज़ों को, बातों को, अपनी जो कुछ आप कहना चाहते हो या समझना चाहते हो या जो काम आप करना चाहते हो, उसको आप प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके कर पाओगे। इसी तरह से अगर इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस होगी तो आप डिसीजन मेकिंग भी अच्छे से कर पाओगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया ना, सारे एस्पेक्ट्स वगैरह के बारे में सोच के, पता करके। ठीक है, उसके अलावा जो देखते हैं वो देखते हैं आपकी सोशल एडॉप्टेबिलिटी। अब सोशल एडॉप्टेबिलिटी क्या होती है? सोशल एडॉप्टेबिलिटी होती है जिस सोसाइटी, जिस कंट्री
जिस सिटी, यानी जो आपकी बिलोंगिंगनेस है, जिस जगह से भी आप आते हो, उस जगह की चीज़ों को आपने कितना एडॉप्ट किया है। इसका मतलब ये है कि मेरे को अपने सिटी में या अपने लेन में या अपने एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। मैं बार बार उसको क्रिटिसाइज़ भी करती हूँ, मैं बार बार उसके बारे में लोगों से बात भी करती हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालती। खुद वहीं रह रही हूँ, ठीक है, और या वहाँ से मैंने उस जगह को छोड़ दिया है। तो अगर मैं वहाँ से जगह को छोड़ देती हूँ तो वो दिखाता है मेरा एस्केपिज्म, यानी पलायन करना, भाग जाना, प्रॉब्लम को फेस ना करना, ठीक है। और अगर मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो गवर्नमेंट से बात करके, पुलिस से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जिससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे बात करके अगर उसको परस्यू करके मैं उसको सॉर्ट आउट करवाती हूँ प्रॉब्लम को, तो ये माना जाएगा कि हाँ मुझ में लीडरशिप क्वालिटी है। क्यों माना जाएगा? इसलिए माना जाएगा कि मैंने एफर्ट किए। अकेले तो नहीं करूँगी, कुछ और लोग जोड़ेंगे साथ में, अपने आसपास के, अपने मिलने वाले कुछ लोगों को जोड़ करके तब उस मैटर पे बात की जाएगी और उस चीज़ को परस्यू किया जाएगा ताकि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। और समहाउ कोई ऐसी कंडीशन है कि उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, संभव नहीं है सॉल्व कर पाना, ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट है, ठीक। तो उस कंडीशन में उसके बारे में बुराई ना करते हुए उसको एज ए पार्ट ऑफ द एरिया एक्सेप्ट करना, ठीक है। ये नहीं कि मेरा ये काम नहीं होता या मैं ये काम नहीं कर पाता या ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि हमारे साथ में ये वाली प्रॉब्लम है, अब मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो अडॉप्ट करने का मतलब है कि जो कुछ जैसा भी है, फैमिली के अंदर कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं बदल जाए लेकिन नहीं बदली जा सकती। उस कंडीशन में अगर हम फैमिली के लोगों को या अपनी प्रोग्रेस के लिए, सक्सेस के लिए उनको हम ब्लेम करें, सपोज कहीं पर पैसे की लैकिंग है, ठीक है, ड्यू टू मनी कोई चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप फैमिली को ब्लेम करो, उससे बेटर ये है कि आप कोई ट्यूशन पकड़ लो, 2 या 3 4 जो भी मिल जाते हैं आपको, आप ट्यूशन कर लो। कहीं आजकल तो बहुत सारी जॉब्स भी अवेलेबल हैं पार्ट टाइम की, 2 घंटे 3 घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं वहाँ पर, कई सारे ऐसे जॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे आप जॉब कर लो, ट्यूशन नहीं पढ़ाना पसंद तो, या कुछ और काम देखो, किसी एनजीओ वगैरह को ज्वाइन कर लो। आप जो आपका है सब, मतलब फैमिली किसकी कही जाएगी? आपकी कही जाएगी। एरिया किसका कहा जाएगा? आपका कहा जाएगा। आप उसमें अगर कमी निकाल रहे हो, इसका मतलब आप खुद के अंदर कमी निकाल रहे हो, ठीक है। तो अगर ब्लेमिंग की टेंडेंसी आपके अंदर है किसी भी रूप में, किसी भी कारण से, तो कोशिश करिए उसको ख़त्म करने की, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई काम नहीं होगा, फेलियर होगा, या आप कुछ करना चाहते हैं और नहीं कर पाएंगे, हमेशा आप ब्लेम करेंगे फिर, ठीक है। अगर ब्लेम करेंगे तो वहाँ पे दिखाई देगा, नेचुरल सी बात है ना। कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टोरी में, किसी ना किसी एसआरटी में आप ज़रूर दिखाएंगे। अगर आप दिखाएंगे तो वो असेसमेंट होएगा उसका, ठीक, जीटीओ में होगा। बहुत बार बच्चे टीम वर्क करते हैं, टीम वर्क में होता क्या है, वो पूरा का पूरा बैच होता है, उन लोगों का पूरा जो ग्रुप होता है ना, वो पूरा ग्रुप किसी टीम वाले टास्क को कंप्लीट करता है। उसमें से कोई 1 आध 2 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूरा एफर्ट नहीं डाल पाते, या किसी कारण से वो उस लेवल तक नहीं होते हैं जहाँ तक और बाकी के बच्चे होते हैं। और उसमें जो बाकी के बच्चे हों, उसमें से अगर कोई
बाकी जो जिन लोगों की वजह से फेलियर मिला है या कंपटीशन में पीछे रह गए हैं, वो अगर ब्लेम करते हैं तुम्हारी वजह से हो गया ऐसा, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी सोशल एडॉप्टेबिलिटी है, वो उसके साथ साथ आपका कोऑपरेशन आपके टीम वर्क में दिखाई देगा। आपने अभी तक कितने लोगों के साथ में काम किया है, गेम्स में, प्रोजेक्ट्स पर, स्कूल में। अगर आप स्कूल में कोई किसी उस पर रहे हैं, जैसे मॉनिटर वगैरह कुछ रहे हैं, तो वहाँ पे आपने किस तरीके का काम किया है, आपकी उन लोगों के साथ में रैपो कैसा था आपका, ठीक है। क्लास के मॉनिटर अगर हैं तो बाकी के बच्चों के साथ में आपका रैपो कैसा था, क्योंकि एक मॉनिटर नहीं होता, बड़ी क्लासेस में मोस्टली 2 होते हैं, ठीक है। एक बार में 2 लोगों को बनाया जाता है, 2 को या 3 को। तो अगर आप ऐसे किसी पोजीशन पर हैं या अपनी फैमिली में आप बड़े या छोटे या किसी भी पोजीशन पर हैं, किसी भी जगह पर हैं अपने सिबलिंग में, तो उनके साथ काम करते समय आपका रैपो कैसा रहा है, ये चीज़ एसेसेबल होती है। इसको आप खुद एसेस करिए, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो आती है आपकी, वो आता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए मेंबर ऑफ द फैमिली, ये मैंने पहले भी पूछा था आपसे, एज ए मेंबर ऑफ द फैमिली और ए स्टूडेंट ऑफ द स्कूल और अ सिटीजन ऑफ द सिटी, what you have done till now, ठीक है, क्या किया अभी तक, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपने कभी इनिशिएट किया है किसी भी चीज़ के लिए। हम वो मोबाइल चलाने या मोबाइल वाली चीज़ों के लिए नहीं पूछ रही हूँ, वर्चुअल चीज़ों के लिए नहीं पूछ रही हूँ, मैं एक्चुअल चीज़ों के लिए पूछ रही हूँ, रियलिटी में, जिसको आप बता पाएँ। और अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका प्लान क्या था, आपने ये प्रॉब्लम कैसे देखी, किस तरीके से आपने इसको एसेस किया, किस तरीके से आपने प्लान बनाया, किन किन लोगों को अपने साथ जोड़ा, कैसे एग्जीक्यूट किया, रिज़ल्ट कैसे आए, क्या पहली बार में ही मिल गए थे आपको रिज़ल्ट या आगे आपने और मेहनत करी, वो सारी चीज़ें अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उसको बता पाएँ, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको पता है बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के कोई लीडर बन ही नहीं सकता, है ना। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के हम किसी से कायदे से बात भी नहीं कर सकते, तो लीडर बनना तो बात की बात, ठीक। सेल्फ कॉन्फिडेंस में आप सबसे पहले ये देखिए कि आप खुद को कैसे देखते हैं, सेल्फ इमेज क्या है आपकी, आपकी नज़र में। दूसरों ने क्या कहा है और कैसे कहा है उसको मत देखिए, आप खुद कैसे देखते हैं खुद को, ठीक है। किसी ने कुछ कहा और आपने उसको मान लिया है, वो मत करिए। आप अपने आप को एसेस करिए, आपकी नज़र में आपकी इमेज क्या है। दूसरी चीज़ देखिए कि आपकी सेल्फ एस्टीम कैसी है, और वो सेल्फ एस्टीम है या ईगो है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। वो चेक करिए, क्योंकि अगर आपकी सेल्फ एस्टीम है तब तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर ईगो है तो आपको छोटी छोटी चीज़ें हर्ट करेंगी। किसी का कुछ भी कहा हुआ आपको बुरा लग जाएगा, कोई अगर आपसे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा होगा तो आपको बुरा लगेगा, कोई काम अगर आपके मन का नहीं होगा तो वो भी आपको तकलीफ देगा, ठीक है। उसके अलावा इनिशिएटिव, वो मैंने बताया आपको। क्विक डिसीजन मेकिंग, ये भी बताया था अभी आपको जब इंटेलिजेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, ठीक है। ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी क्या है, ये जब आपका जीटीओ टास्क होगा
और दूसरा आपका होता है लेक्चरेट। जीटीओ आपके होंगे 3 या 4 बार, वो सॉरी जीटीओ नहीं, जीडी, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के टाइम पर इसका असेसमेंट होता है और बहुत कायदे से होता है, माइन्यूटली। उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वर्बल लैंग्वेज और आपका जो आप फैक्ट देंगे या किस तरीके से आप अपनी बातों को रख रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन जो होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक, उसके अलावा लाइवलीनेस, माने कि सपोज कि आपके ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है और लोग बोल रहे हैं और आप एकदम आराम से बैठे हुए पैसे वाली, आपकी बॉडी लैंग्वेज कहीं से इंडिकेट नहीं कर रही है कि आप किसी चीज़ को सुन भी रहे हो कायदे से। ठीक है, तो वहाँ पे असेसमेंट होता है, इसी तरीके से होता है। 5 दिन में आपकी पूरी की पूरी होल सोल जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आप हैं एज ए पर्सन, अभी तक 18 साल में 17-18 साल तक जो बन के आप तैयार हुए हैं, उसका कुल टोटल असेसमेंट वो 5 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप इंडिकेट ही नहीं कर रहे हो कि मैं लाइवली हूँ, मैं अटेंटिव हूँ, मैं दूसरों की बातों को कायदे से सुनता हूँ और समझता हूँ, तो उनको क्या, वो थोड़ी ना आपको जा कर के बोलेंगे कि नहीं आप तो बहुत अटेंटिव हो, बहुत कायदे से आप सुन रहे थे, आप पैसिव नहीं थे। नहीं बोलेंगे, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा आपके अंदर डिटर्मिनेशन कितना है। एक क्वेश्चन एसएसबी में इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। 2 होते हैं बेसिकली क्वेश्चन। वो पहला होता है कि सपोज आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुए तो आप क्या करेंगे। दूसरा, इसी को दूसरी तरीके से पूछते हैं कि अगर मैं आपको रिजेक्ट कर दूं तो आप क्या करोगे। वो मैं जब इंटरव्यू होगा तब बताऊंगी कि ये दोनों क्वेश्चन किस तरीके के लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे ये। दूसरा पूछा जाता है कि आपका सेकंड ऑप्शन क्या है। इसको क्लियर करना, एसएसबी को, एनडीओ क्लियर करना बहुत इजी नहीं है। टफेस्ट एग्ज़ाम्स में से एक माना जाता है ये, हालांकि ये सच नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर आप थोड़ा सा केयरफुली अपने ऊपर ध्यान दें, थोड़ा सा, पर डे करीब अराउंड 1 से 2 घंटा, 1 से 2 घंटा आप पर डे अगर आप ध्यान दें और लगातार 1 से 2 साल, तो कंफर्म मानिए कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। या तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है, और या फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा और मेरे अंदर ये कमियां हैं, इनको मेरे को दूर करना है। आप उसके लिए एफर्ट करने लगोगे। एफर्ट करोगे तो निश्चित बात है कि आपका सिलेक्शन होगा ही। उनको रिजेक्ट करके भेजना नहीं है, वो सिलेक्ट करने के लिए बैठते हैं। ठीक है, रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठते। आप लोग उनको सर्व करते हो। ठीक है, जो कैंडिडेट होते हैं वो सर्व करते हैं कि भाई हमारे अंदर ये कमी है, हमें मत सिलेक्ट करो। ठीक है, तो उनकी कोई गलती नहीं है ना। तो जो आपका डिटर्मिनेशन के बारे में ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे चेक करते हैं कि आपका डिटर्मिनेशन कितना है। बहुत क्लियर है, सामने सामने का है। ठीक है, उसके अलावा करेज, जीटीओ टास्क में जो कोचिंग सेंटर्स में बताते हैं, हमेशा वही टास्क आएंगे ऐसा नहीं। जो टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसडीटी वगैरह की जो आप प्रैक्टिस करते हो, हमेशा सेम स्टोरीज आपको मतलब पिक्चर्स मिल जाएंगी या सेम वर्ड मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है क्या, नहीं मिलेंगे। ठीक, उनको अटेंड करते समय आपकी नर्वसनेस, फियर और इनसिक्योरिटी,
किस लेवल पे आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रही है। बॉडी लैंग्वेज के लिए कुछ चीज़ें मैंने पहले फर्स्ट स्टेप उसमें बोली थी वीडियो में, कि अगर आपकी पैर हिलाने की आदत है तो आप उस आदत पे कंट्रोल करिए कॉन्शियसली, ठीक है। या बहुत ज़्यादा हाथ पैर फेंक करके बात करने की आदत है तो उसको भी कंट्रोल करिए। उसका मेन रीज़न यही है कि जिस टाइम आप लोग टेस्ट देते रहते हो, आपको उस टाइम भी ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और अगर आप नर्वस हो, एंजाइटी में हो या फियरफुल हो, तो उस टाइम आप जो जीडी हो रहा होगा, ग्रुप डिस्कशन हो रहा होगा, उसमें भी आप बात नहीं करोगे, ठीक है। आप सोचते ही रह जाओगे कि अब मैं बोलूँगा, ऐसे इसको बना लेता हूँ लाइन को, फिर बोल दूँगा, ऐसे बोल दूँगा, वो टाइम उतना टाइम मिलेगा नहीं, ठीक है। उसके अलावा स्टेमिना के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना, सोने उठने खाने पीने इन सब का टाइम सेट करना, प्रॉपर फूड लेना, प्रॉपर डाइट लेना, और डाइट के साथ में फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, या और जो चीज़ें हैं जैसे पानी का वाटर इनटेक है या सनलाइट लेना, ये सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए, ठीक है। तो स्टेमिना अपने आप ही साल भर में आराम से बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो बड़ी चीज़ नहीं, ठीक। फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ी होनी चाहिए पर डे, एक दो घंटे की फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए। उसके लिए जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो अपने आप। रस्सी कूदना हो गया, स्विमिंग हो गया, दौड़ना हो गया, या ग्रुप बना करके खेलना हो गया, कोई गेम खेल लीजिए, खेलना हो गया, उससे आपको मदद मिलेगी। एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, वो आता है आपकी लैंग्वेज, ठीक है। लोगों का ये कहना है, कई बार स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं, मानते हैं एक्चुअली, कि इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है, और कई बार स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, जबकि लैंग्वेज आपकी पूरी पर्सनालिटी का केवल एक पार्ट है, आपकी पूरी पर्सनालिटी नहीं है। और वहाँ पे आपके लिटरेचर का असेसमेंट नहीं हो रहा है कि आप बहुत बढ़िया फ्रेज लिख रहे हो, बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं, कोई आपने क्या कहते हैं उसको, मुहावरे लिख दिए, या बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड से आप यूज़ कर रहे हो जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते। अगर आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो तब तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, आप करो आराम से, बिल्कुल बिंदास खुल के करो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में उन वर्ड्स को यूज़ नहीं करते, आपने रट्टा मारा है केवल वहाँ लिखने के लिए एसएसवी में, तो बिल्कुल मत करो। जो आपकी अपनी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप खुद कंफर्टेबल फील करते हो, उस लैंग्वेज का यूज़ करो। केवल आपकी बात कम्युनिकेट हो जानी चाहिए, जो आप जैसा और जितना कहना चाहते हो वो वहाँ तक पहुँच जाए, सफिशिएंट है, ठीक है। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? इंग्लिश की रिक्वायरमेंट केवल तब होती है जब आपका बोर्ड किसी ऐसी जगह पे पड़ता है जहाँ पे हिंदी स्पोकन लोग नहीं हैं, ठीक है, तब आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और वो भी काम चलाऊ होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि आप बहुत हाई फाई इंग्लिश बोलो और बिल्कुल लिटरेचर आप वहाँ पे बता दोगे कि मैंने तो शेक्सपियर को पढ़ा है और मैं बहुत अच्छे से किड्स को जानता हूँ। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और उसको अपने दिमाग पे हावी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिमाग पे हावी करने का मतलब कि आप उससे फियर फील करने लगोगे, तो वो नहीं करना है। अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश ही क्यों,
बहुत सारी लैंग्वेज है, कोई भी सीखो जो आप सीख सकते हो, जिसको सीखने में आपका इंटरेस्ट है, जिसको सीखने में आपको मज़ा आ रहा है, आप बिल्कुल सीखो, आराम से सीखो, कोई परेशानी नहीं है उसमें। अच्छा है एक की जगह 2 लैंग्वेज आए, 3 लैंग्वेज आए, 5 लैंग्वेज आए, और ज़्यादा आए, है ना, वो तो एक एडवांटेज है ना, वो आपके अंदर एक एबिलिटी को बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, समहाउ किसी भी कारण से, मान लो आपका बैकग्राउंड किसी विलेज का है, गांव में आप रहे, वहाँ आपने पढ़ाई करी, वहीं के कॉलेज से आपने इंटर किया, है ना, तो उस कंडीशन में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और घर में भी हिंदी का बैकग्राउंड था, या जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड था, और आपकी इंग्लिश की बैकग्राउंड नहीं है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को वो कंसीडर करेंगे, ठीक। लेकिन अगर आपने कॉन्वेंट में एजुकेशन लिया है, कॉन्वेंट स्कूल में आप पढ़े हो, और आप कायदे की इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ इसमें क्या आता है, ये आया आपका स्पोकन वाला पार्ट। दूसरी चीज़ इसमें आती है लिसनिंग वाले पार्ट की, ठीक है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन में। लिसनिंग वाला पार्ट कैसे, जब आपके जीटीओ आपको डायरेक्शन देते हैं किसी भी चीज़ का, कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको जो दिया जाएगा, वो आपके ग्रुप जीटीओ होंगे, वो आपको देंगे। अगर उस इंस्ट्रक्शन को आपने प्रॉपरली नहीं सुना, ठीक है, तो उसमें आपकी कई सारी चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक। इसलिए अटेंटिव रहना, अलर्ट रहना मस्ट है। सोना नहीं, मतलब दिमाग को सोने नहीं देना है, ठीक। तो हाँ, उसके अलावा इसमें पावर ऑफ एक्सप्रेशन में एक जो नेक्स्ट चीज़ है, वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के लिए कुछ थोड़ी सी चीज़ें मैंने बताई हैं। अगर आपकी क्वेरीज आती हैं इसके ऊपर बात करने के लिए, तो हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। ये क्वालिटीज़ और साथ में ऑनेस्टी और लव फॉर योर नेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सपोज़ करिए आपने चेक किया और आपको पता लगा कि हाँ, मेरे अंदर 5-6 क्वालिटीज़ इसमें से हैं और मैं उनको दिखा सकता हूँ, हो जाएगा, कर लूँगा मैं इतना, ठीक है। तो आपको जो 5-6 क्वालिटीज़ आप अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हो, उन क्वालिटीज़ को आपको एग्जिबिट करना होगा। उन क्वालिटीज़ माने कि जो मैंने बंच बताया था ना आपको, उन पर्टिकुलर क्वालिटीज़ से रिलेटेड और जो दूसरी क्वालिटीज़ हैं, वो भी अपने अंदर कहीं कहीं दिखानी होगी। लिखने वाले पोर्शन में ही नहीं, वो आपको जब जीटीओ टास्क चल रहे हैं तब भी, इंटरव्यू के टाइम पर भी, इवनिंग आवर्स में जब आप बात कर रहे हो लोगों से, बैठे हो उनके साथ में, तभी भी वो आपको दिखानी होगी, ठीक। वो आपको जब उस आपकी पर्सनालिटी में एक कंसिस्टेंसी दिखाई देगी ना, दिखाई देगा कि हाँ, ये बच्चा जो है वो ये वाली चीज़ें इसके अंदर हैं, जो उसने लिखी हैं वो इसके अंदर हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका असेसमेंट नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव केवल तभी होगा जब आप वहाँ पर कुछ ऐसा लिख करके आ जाओ या बोल करके आ जाओ या बिहेवियर में कहीं दिखा दो, बॉडी लैंग्वेज में, या जब आप जीटीओ कर रहे हो तब, जो आपके लिए क्या है, ऑफिसर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तभी होगा नेगेटिव असेसमेंट, अदरवाइज नेगेटिव नहीं होगा असेसमेंट आपका, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ये क्वालिटीज सपोज आपने बता दी और आपने सेलेक्ट कर ली, समझ लिया कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, आपने नोट डाउन कर लिया, लिख लिया, ठीक है। उसको आप कैसे आपको एक्सप्रेस करना है, ये आपने डिसाइड कर लिया।
ठीक। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखानी है? बिल्कुल नहीं दिखानी है माने वो आपकी पर्सनैलिटी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? फ़ियर या फ़ोबिया नहीं होना चाहिए आपके अंदर, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, ब्लेमिंग नहीं होना चाहिए, उसके अलावा गिल्ट नहीं होना चाहिए आपके अंदर, और उसके अलावा फिक्सेशन या ऑब्सेशन जिसको कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपके रिलेशनशिप जो हैं लोगों के साथ में वो हेल्दी होने चाहिए। हेल्दी माने कि वो ऐसे होने चाहिए कि अगर किसी के साथ में आपका नेगेटिव रिलेशनशिप है तो उस कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे एक जेन्युइन रीज़न है। जेन्युइन रीज़न आपका क्रिएट किया हुआ नहीं, एक्चुअल माने रियलिटी में, ठीक है? कि आपने कह दिया और लोगों ने मान लिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक? तो वो जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, तब आप किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात कर सकते हो। जैसे एक बार एक स्टूडेंट थी, उनके घर में किसी फैमिली मेम्बर के साथ में अच्छी ट्यूनिंग नहीं थी, वो उनको पसंद नहीं करती थी। उनसे जब बात की गई तो पता ये चला कि अर्ली चाइल्डहुड में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, मतलब जो कैंडिडेट थी उनकी अर्ली चाइल्डहुड में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के वो कहीं चले गए थे, तो वो उनको पसंद नहीं करती थी। तो वो ठीक है, वो जेन्युइन माना जाएगा उसको। बाकी और लोगों के साथ में उनके उस कैंडिडेट के रिलेशन अच्छे थे, हेल्दी थे, सोशल थी, बातचीत भी करती थी और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, और वो उसकी सारी चीज़ों में दिखाई देता था। सिलेक्शन हुआ उसका, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ नेगेटिव लिख के आ रहे हो तो हमेशा उसकी मार्किंग नेगेटिव में ही होगी, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स है पर्सनालिटी, डायनेमिक भी है पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स भी है, और उसका असेसमेंट उसी तरीके से होता है। इसका 1+1 2 होगा ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए किसी की भी नकल करने के लिए पहले उसमें मना किया था मैंने वीडियो में, ठीक है? आपकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देने के लिए फर्स्ट वीडियो में आपसे कहा था, सेकंड वीडियो में अपनी क्वालिटीज़ को एसेस करने के लिए कहा था, है ना? उसका रीज़न यही है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को जानोगे उतना ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाओगे, नहीं तो अटक जाओगे। अटकोगे तो फिर झूठ बोलोगे, झूठ बोलोगे तुरंत रिजेक्ट होगे, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे उन लोगों से स्मार्ट कोई नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को या कैंडिडेट को ये लगता है कि वो ओवर स्मार्ट है और वो झूठ बोल करके काम चला लेगा, नहीं हो पाएगा। भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए, एकदम दिमाग में रखिए ही मत कि आप झूठ बोल के, कॉपी करके या उनको बेवकूफ़ बना करके काम चला लेंगे, नहीं हो पाएगा। कारण उसका केवल इतना सा है कि जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होते हैं, रिटन वाले जितने भी हैं, वो सारे के सारे असेसमेंट में आप समझिए कि टीएटी आप शुरू करते हैं, टीएटी शुरू करने के 3 स्टोरी के बाद, मतलब 3 पिक्चर देखने के बाद में आपका दिमाग आपके हाथ में नहीं होता, माने आपका अनकॉन्शियस आपके हाथ में नहीं होता। आप वो लिखते हैं जो आपके अंदर होता है, और वो 11 होते हैं, ठीक है? 3 आप हटा भी दीजिए तो बाकी कितने बचे? 8 बचे ना। तो 8 में आपकी रियलिटी निकल के आ जाती है और 3 को साइडलाइन कर दिया जाता है। शुरू की 3 स्टोरी को चेक ही नहीं करेंगे, समझ रहे हैं? हम भी इसी तरह से काम करते हैं। अगर पता है, दिखाई दे रहा है कि बच्चे ने बहुत सजा सजा के लिखा है, बहुत पूरा बिल्कुल वेल डेकोर किया है इसको, स्टोरी को, माने कि अभी ये अपने दिमाग से चल रहा है। जब दिमाग से चलना बंद करेंगे
तब एक्चुअल स्टोरी वहाँ से निकलनी शुरू होगी और वहीं से असेसमेंट भी शुरू होगा। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो यहीं रोक रहे हैं। परसों जो वीडियो आएगा वो वीडियो आएगा आपकी लर्निंग से रिलेटेड। माने पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ते हैं याद नहीं होता, पढ़ने बैठते हैं किताब सामने होती है नींद आ जाती है, याद करते हैं एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते। ठीक है, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो या इसके अलावा भी कि लर्निंग कैसे करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, कैसे पढ़ाई में मन लगेगा, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियो जो कमिंग वीडियो होगा वो इसके ऊपर होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा वो था आज वीडियो सीरियस टाइप का, है ना, तो ठीक है। तो अगला वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। आप लोग वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप पूछिए, आराम से मैं जवाब दूंगी उनका। और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी के काम आ सकता है तो फॉरवर्ड करिए। थैंक यू, आपने टाइम दिया।